हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने एनआरए एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हमने जीएस का सीरीज चालू किया था। मतलब जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन की एक सीरीज चालू की थी। उसी क्रम में हमारा ये आज का लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम हिस्ट्री से संबंधित चीज़ें देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। अपने पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जीएस का सेक्शन होता है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों, जीएस एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। मान लीजिए कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल की कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल की कर रहे हो, चाहे एमटीएस की कर रहे हो। इसी तरीके से किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन, जिसे आप सामान्य ज्ञान भी बोलते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो अब जनरल स्टडी में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं? जनरल स्टडी में हिस्ट्री होती है, जियोग्राफी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, पॉलिटी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर और मिसलिनियस। इतने सारे सब्जेक्ट आपके जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन में पढ़ने होते हैं। हमने अपने चैनल पे इससे पहले पॉलिटी की सीरीज़ ऑलरेडी चालू कर दी है और बारी बारी से हम ये जीएस के सारे ही सेक्शन, इवन मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इन सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो अपने चैनल पे लेके आएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। आज के इस सेक्शन में हम हिस्ट्री पे चर्चा करेंगे, विशेषकर प्राचीन भारत के इतिहास पे। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो इतिहास होता है उसको मुख्यतः दो भाग में डिवाइड किया जाता है। देखिए, यहाँ पे डिवाइड करने का ये मतलब नहीं है कि उनका आपस में कोई संबंध ही नहीं है। संबंध है। हम पढ़ने के लिए, अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए, अपनी समझने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए हिस्ट्री को डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप जियोग्राफी को भी डिवाइड करके पढ़ते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। आप दूसरे सब्जेक्ट को भी डिवाइड करके पढ़ते हैं। उसी तरीके से जो हमारी हिस्ट्री है उसको भी डिवाइड कर दिया जाता है। उसको मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होती है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरी होती है इंडियन हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री हम अलग पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री हम अलग पढ़ते हैं। अब इंडियन हिस्ट्री को भी चार पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। चार पार्ट में कौन कौन सा? सबसे पहला होता है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा होता है आधुनिक भारत का इतिहास और चौथा होता है आज़ादी के बाद का भारत, मतलब 1947 के बाद का इतिहास। तो वो उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है जनरली, क्योंकि उससे बहुत कम ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि आपकी नॉलेज के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं इंटरव्यू में अगर आप बैठते हैं किसी भी बड़े एग्जाम के इंटरव्यू में तो निश्चित रूप से वहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। लेकिन वो एग्ज़ाम में, मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर एग्जाम होता है वहाँ पर उससे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं। तो मुख्यतः जो भारत का इतिहास है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। एक प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसी का हमने आज एक ये सेपरेट वीडियो बनाया है और आज हम सिर्फ प्राचीन भारत के इतिहास का सिलेबस डिस्कस करेंगे। आज हम कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ सिलेबस समझेंगे और ये देखेंगे कि जो प्राचीन भारत का इतिहास, ये जो एक अनसुलझी सी पहेली होती है जनरली छात्रों के सामने कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इतना बड़ा है, इतने सारी, मतलब आपका प्राचीन भारत का इतिहास समझ लीजिए पाषाण काल से चालू होके आपके 712 ईस्वी तक होता है। तो इतना एक जो लंबा समय काल है, करीब आप देख रहे हैं 5000 साल का, तो यही समय काल हो जाता है, उससे भी ज़्यादा। तो इतने लंबे समय काल में जो घटनाएं हैं, उनको कैसे पढ़ें, कैसे समझें, कैसे याद रखें, तो इन सब को समझने के लिए इनका भी एक व्यवस्थित क्रम से अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप प्राचीन भारत के इतिहास को समझ सकेंगे। हमने आज के इस वीडियो में जो पूरा का पूरा प्राचीन भारत का इतिहास है उसको 13 चैप्टर में डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड करने का ये मतलब नहीं है कि इन जो ये टॉपिक्स दिए हैं इनका एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है। संबंध है, हर टॉपिक का एक दूसरे से संबंध है। बस फ़र्क ये है कि चूंकि हमें पढ़ना है, हमें अपनी एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ विकसित करनी है प्राचीन भारत के इतिहास पे, तो हम उसको किस तरीके से एक अच्छे से ढांचागत तरीके से एक स्ट्रक्चरल वे में पढ़ेंगे तभी हमारी समझ डेवलप होगी। तो इसलिए मैंने इस पूरे जो प्राचीन भारत के इतिहास को, इसको 13 टॉपिक में डिवाइड किया है। हम बारी बारी से हर टॉपिक को देखेंगे और उस समझेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे ये तो 13 टॉपिक हो गए, ये बड़े टॉपिक। अब इसके अंदर भी सब टॉपिक होंगे, छोटे छोटे टॉपिक, तो उसको भी पढ़ना होगा।
उनको भी समझना होगा कि उनमें क्या चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम ये आज का देखेंगे। इसी तरीके से फिर हम इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री का लाएंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का, फिर जियोग्राफी का लाएंगे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का बारी बारी से मैं पूरा डिटेल लाऊंगा और साथ में हम पढ़ते भी चलेंगे। कि जैसे अब आज चूँकि मैं इसका सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अगले वीडियो में हम अपना पहला टॉपिक प्राचीन भारत के इतिहास का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से पूरा अपना प्राचीन भारत का इतिहास खत्म करेंगे। फिर हम मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इस तरीके से जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको हम खत्म करेंगे। फिर मैथ, फिर रीजनिंग, फिर हिंदी, इंग्लिश, इस तरीके से सारे ही सब्जेक्ट को आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो आपका इसका इतिहास काल समझ लीजिए कि कब से कब तक के समय को प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाएगा। तो देखिए, वैसे तो जो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी है या इवन कहें कि सौर मंडल है या ब्रह्मांड है, इसका निर्माण एक बिग बैंग थ्योरी पढ़ाई जाती है ज्योग्राफी में, कि एक विस्फोट होता है और उसी से ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। तो अगर इतिहास अगर पढ़ा जाए तो वहाँ तक चले जाएंगे, लेकिन नहीं, हमें उतना नहीं पढ़ना है। हमें पाषाण काल से पढ़ना है, अपना जो एनिशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत का इतिहास। लेकिन जो सबसे पहला टॉपिक आता है प्राचीन भारत के इतिहास में, वो आता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए, आज चूँकि हम आधुनिक भारत में 2021-22 में रह रहे हैं, लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या साधन है, किस तरीके से हम ये हमें ये पता है कि प्राचीन भारत में अशोक नाम का राजा था, ये सारी चीज़ें। प्राचीन भारत में कोई चाणक्य नाम का बहुत बड़ा कोई विद्वान था। कैसे हमें ये पता है कि प्राचीन भारत में सिकंदर नाम का कोई व्यक्ति यूरोप से आके उसने भारत पे आक्रमण किया था। इन सारी चीज़ें हमें कैसे पता है? तो इन सारी चीज़ें हमें इसलिए पता है क्योंकि हमारे पास कुछ साक्ष्य हैं, कुछ स्रोत हैं इनको जानने के, कुछ संसाधन हैं। तो वो स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हम अपने धर्म ग्रंथों से भी तो बहुत सारी चीज़ें अपने इतिहास के बारे में जानते हैं। रामायण है, महाभारत है, वेद है, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, पुराण है, इस तरीके से कई सारे धर्म ग्रंथ हैं। बहुत सारे जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इनमें बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हमें कैसे पता है कि प्राचीन भारत में भगवान राम नाम के कोई राजा थे या भगवान कृष्ण नाम के कोई राजा हुआ करते थे? तो ये सारी जानकारी तो हमें धर्म ग्रंथों से ही मिलती है। हाँ, जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया गया कि प्राचीन भारत में 4 वर्ण व्यवस्था होती थी, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता है? क्योंकि हमारे पास कुछ स्रोत हैं। तो एक तो हो गया हमारे धर्म ग्रंथ, दूसरे हो गए हमारे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब कि जैसे मान लीजिए कि जो अशोक द्वारा लिखवाए गए अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, गुहालेख मतलब जो गुफा की दीवारें होती थी उनमें जो लिखी जाती थी, मतलब उनको तोड़ तोड़ के कील के द्वारा जो लिखावट की गई है, वो सारी भी पुरातात्विक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और उनसे भी हमें पुरातात्विक भारत के बारे में मतलब प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। स्तंभ लेख हैं, मेहरौली में एक अशोक का स्तंभ है। इस तरीके से ये पुरातात्विक सिक्के हो गए, जो प्राचीन सिक्के मिलते थे मौर्य काल के टाइम में, जो सिक्के चलते थे, उनसे भी हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती थी कि अर्थव्यवस्था किस टाइप की होती होगी। तो ये हमारे पुरातात्विक स्रोत हो गए, धर्म ग्रंथ हो गए, पुरातात्विक स्रोत हो गए। तीसरे हो गए आपके साहित्यिक स्रोत, या फिर उसे बोल सकते हैं ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत में क्या आ सकता है कि जो भारत में कुछ लोगों ने कुछ ऐतिहासिक टाइप की किताबें लिखी, जैसे कि आप वो विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस कह सकते हैं। वो हिस्टोरिकल, वैसे तो वो लिटरेचर के कैटेगरी में आ जाएगी, लेकिन उससे थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल समझ भी मिलती है कि मौर्य काल में किस तरीके की व्यवस्था रही होगी। उसी टाइप से कुछ प्राचीन भारत में विदेशों से भी लोग चूँकि भारत में आए, सिकंदर के साथ कई सारे विद्वान आए थे, बड़े बड़े विद्वान, तो उन लोगों ने भी यहाँ के बारे में कुछ लिखा। तो विदेशियों के द्वारा भी तो कुछ जानकारी हमें मिलती है। इसी तरीके से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की, ये जो हमारा पहला चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास, तो हमें इन सारी चीज़ों को जितना मैंने आपको बताया, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत हों, साहित्यिक स्रोत हों, धर्म ग्रंथ हों, विदेशियों के विवरण हों, ऐतिहासिक विवरण हों, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और किस किस चीज़ में क्या क्या हमें जानकारी मिलती है, मतलब किस ग्रंथ से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो वर्ण व्यवस्था है इसका पहला वर्णन कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन में आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या फिर दे देगा विशाखा दत्त की
जो किताब है मुद्रा राक्षस, वहाँ तो आपको ऋग्वेद आंसर करना होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मौर्य काल के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की इंडिका है। तो इसी तरीके से यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो जैसे कि सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत बताया गया है कि राज्य के 7 अंग होते हैं। वो चीज़ें मैं आपको जब ये पढ़ाऊंगा तो पूरी सारी चीज़ें पूरी डिटेल में बताऊंगा। उसी तरीके से मेगास्थनीज ने भी भारतीय समाज के बारे में काफ़ी जानकारी दी है, तो उसके जो लेख हैं, उसकी जो बुक है इंडिका, उससे भी काफ़ी जानकारी मिलती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इससे हमें वही सारी चीज़ें पढ़नी है जिससे हम आज बैठ के अपनी लाइब्रेरी में और पुराने प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हमें मिलती है, उसको पढ़ के देख के जो भी तरीके हैं। तो इसमें हमें यही चीज़ें पढ़नी। उम्मीद है कि ये पहला टॉपिक आप समझ गए होंगे कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। जो हमारा दूसरा टॉपिक है, अब यहाँ से देखिए इतिहास चालू होता है, पाषाण काल। पाषाण काल को देखिए, इतिहास को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल में क्या पढ़ना होता है? प्रागैतिहासिक काल में कि जिसका कोई स्पष्ट ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, कुछ कुछ चीज़ें मिली है लेकिन पहले तो कोई लिपि नहीं मिली है। लिपि मतलब कि कोई भाषा, मतलब कोई लिखावट, ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो वो सारी चीज़ें प्रागैतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में कि लिपि तो मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब जो लिखावट है, जो गुफाओं में या कहीं भी जो लिखावट लिखी गई है, उनको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल होता है। फिर ऐतिहासिक काल ये आपके वैदिक काल से चालू हो जाता है, ऐतिहासिक काल। तो उसके बाद पूरा ऐतिहासिक काल अब तक चल रहा है, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है पाषाण काल, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उसमें प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ से स्थल मिले हैं, मतलब ये सारी चीज़ें। फिर जो हमारा अगला टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल, वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, और भी कुछ फैक्ट यहाँ से हमें पढ़ने होते हैं। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से तो हालांकि थोड़ी बहुत आपको जानकारी होगी भी, और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है, चौथा टॉपिक, वैदिक काल। वैदिक काल में वही ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उपनिषद, पुराण, धर्म ग्रंथ, ये मतलब जितने भी धर्म ग्रंथ वगैरह हैं वो सारा यहीं पढ़ना है वैदिक काल में। और क्या क्या उस टाइम की व्यवस्था थी, किस तरीके की चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें वैदिक काल में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। महाजनपद काल, फिर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ये 4 टॉपिक हमें अपने 5वें टॉपिक में पढ़ना है। मतलब ये जो 1, 2, 3, 4, ये 4 सब टॉपिक हो गए। तो मतलब हमें अपने 5वें चैप्टर में 4 टॉपिक पढ़ना है, महाजनपद काल, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। फिर इसी नंद वंश की हत्या करके जो चंद्रगुप्त, हाँ, इसी नंदवंश का जो अंतिम शासक होता है घनानंद, उसी की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनता है मगध में, और मौर्य साम्राज्य की नींव डालता है। तो फिर उसको हम आगे यहाँ मौर्य साम्राज्य में देखेंगे, मौर्य काल में, ठीक है, जो हमारा 7वां टॉपिक। लेकिन उससे पहले एक 6वां टॉपिक हम पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में क्या हमें पढ़ना है? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म, शैव धर्म और भागवत धर्म। इन 4 धर्मों के बारे में आपका जो 6वां हमारा चैप्टर होगा, इन 4 धर्मों के बारे में सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे, सारा डिटेल पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। बौद्ध धर्म के बारे में आप गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म महावीर स्वामी और जैन तीर्थंकर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पढ़नी होगी। जो हमारा 7वां चैप्टर है मौर्य काल, यहाँ पे हम देखेंगे, इसको भी हम 4-5 सब टॉपिक में डिवाइड कर देंगे कि कालक्रम, कि भाई स्थापना कैसे हुई, फिर कौन कौन से राजा आते गए बारी बारी से, तो राजाओं के बारे में प्रमुख घटनाएं कुछ पढ़ेंगे। उस टाइम का समाज, मतलब मौर्य काल के टाइम में समाज कैसा था, प्रशासन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, और कला के क्षेत्र में क्या विकास हुए, ये सारी चीज़ें हम मौर्य काल में पढ़ेंगे। मतलब कुल कितने टॉपिक हो जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब जो हमारा 7वां चैप्टर होगा मौर्य काल, उसमें से हमें कुल 6 सब टॉपिक पढ़ने होंगे, ठीक है। जो हमारा 8वां चैप्टर है या 8वां टॉपिक है मौर्योत्तर काल। देखिए, अब मौर्य काल चूँकि अशोक के टाइम में तो अपने पीक पे पहुंचा, अपनी उच्चतम ऊंचाई पे पहुंचा, उसके बाद धीरे धीरे मौर्य काल का आप देखेंगे कि वो डिक्लाइन होने लगता है।
मतलब ख़त्म होने लगता है, सिमटने लगता है। उसके बाद नए वंश आते हैं। भाई राजा जब कमज़ोर होगा तो उसको हटा के कोई और शासक बन जाएगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पे घनानंद को हटा के राजा बना था, तो उसी टाइप से जब मौर्य वंश कमज़ोर होगा, इसमें कमज़ोर राजा आना चालू होंगे, तो इनको हटा के कोई और आ जाएगा। तो उसी तरीके से आप शुंग वंश पढ़ेंगे, फिर सातवाहन पढ़ेंगे, कण्व, वाकाटक और चेदी, ये 5 राजवंश आपको पढ़ने हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर का मतलब मौर्य के उत्तर, पूर्व का मतलब होता है पहले और उत्तर का मतलब होता है बाद में। तो मौर्योत्तर का मतलब मौर्यों के बाद। मौर्योत्तर शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है, मौर्य और उत्तर। मौर्योत्तर मतलब मौर्यों के बाद। तो मौर्यों के बाद ये आपको 5 वंश के बारे में पढ़ना है, जिसमें शुंग, सातवाहन, कर्ण, वाकाटक और चेदी वंश। ठीक है, तो ये आपका 8वां चैप्टर हो गया। जो हमारा 9वां चैप्टर होगा, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। इसका क्या मतलब है? देखिए, आप जब मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप 2 टाइप के आक्रमण पढ़ते हैं, एक अरबी और एक तुर्की। मतलब जो लोग अरब से आके, जैसे कासिम कहाँ से आया था, जो पहला आक्रमण होता है भारत में, पहला मुस्लिम आक्रमण, वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम अरब का रहने वाला, अरबी नस्ल का था, अरबी भाषा बोलने वाला था। लेकिन जो गजनवी थे, मोहम्मद गजनवी या फिर मोहम्मद गोरी, ये लोग तुर्की तुर्की भाषा बोलने वाले लोग थे और तुर्की से इनका संबंध था। तो मुस्लिम आक्रमण भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक अरबी, एक तुर्की। उसी टाइप से जो प्राचीन भारत में भी कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे। मतलब जब प्राचीन भारत हमारा चल रहा था उस टाइम भी विदेशी आक्रमण हुए थे। तो 4 टाइप के लोगों ने उस टाइम आक्रमण किया था, जिसमें कि इंडो ग्रीक थे, इसमें सिकंदर वगैरह के बारे में आप पढ़ेंगे। डेरियस, शक थे, शक में रुद्रदामन के बारे में पढ़ेंगे। ये वही रुद्रदामन है जिसने गुजरात में गिरनार, जो वहाँ पे झील है, उसका पुनरुद्धार करवाया था। उसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर उसका पुनरुद्धार रुद्रदामन, जो कि शक राजा है। और शक कौन है? आक्रमणकारी है। मतलब ये लोग बाहर से आते हैं, यहाँ साम्राज्य जीतते हैं और अपना एक पूरा का पूरा साम्राज्य बना लेते हैं। पहलव के बारे में पढ़ेंगे, इसमें गोंदोफर्निस के बारे में पढ़ना है। कुषाण, कनिष्क के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। तो मतलब इन सारे ही, मतलब ये जो 4 टाइप के वंश हैं, मतलब या ये बोल सकते हैं कि ये जो 4 जातियां हैं, इनसे एक एक 2 2 शासक के बारे में पढ़ना है। और 3 3 से 4 4 फैक्ट हर टॉपिक से होंगे आपके। मतलब ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो आपका 9वां चैप्टर यहाँ पे निपट जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे अपना 10वां चैप्टर क्या है? गुप्त काल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल बोला जाता है गुप्त काल को। इसमें इसको भी हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, कालक्रम कि किस राजा ने गुप्त वंश की स्थापना की, उसके बाद कौन कौन सा राजा आया, ये सारी चीज़ें मतलब कालक्रम पढ़ेंगे। प्रमुख घटनाएं पढ़ेंगे कि गुप्त काल में कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई। समाज, मतलब गुप्त काल में किस तरीके की समाज था, प्रशासन किस तरीके से गुप्त राजाओं का प्रशासन था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में क्या विकास हुए। तो जो गुप्त काल है, मतलब हमारा जो 10वां चैप्टर होगा, उसको हम इतने टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जो हमारा 11वां चैप्टर होगा, गुप्तोत्तर काल। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्यों के बाद का काल। उसी तरीके से गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्तों के बाद का काल। तो गुप्त, इसको भी हम 5-6 टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे कि उत्तर गुप्त काल। उत्तर गुप्त काल मतलब कुछ राजा तो गुप्तों में बहुत ही महान हुए, बहुत ही शक्तिशाली हुए, लेकिन बाद के जो राजा है वो बहुत कमज़ोर होते हैं। और उसी टाइम से, मतलब अभी गुप्त वंश का शासन चल ही रहा है, लेकिन उसी टाइम से भारत के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ पे नए नए वंशों की स्थापना होने लगती है। क्यों? क्योंकि भाई जो केंद्रीय सत्ता है, मान लीजिए अभी भारत की राजधानी दिल्ली है, और अगर दिल्ली का राजा, मतलब जो दिल्ली में शासन कर रहा है नरेंद्र मोदी, अगर वो कमज़ोर हो जाती है, दिल्ली की पकड़ अगर तमिलनाडु पे कमज़ोर हो जाती है, तो कल को तमिलनाडु अलग हो जाएगा, कल को असम, जो अरुणाचल प्रदेश है, उसको चीन हथिया लेगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है कि भाई जो केंद्रीय ताकत थी, जो केंद्रीय शक्ति थी, जो मगध साम्राज्य था, जहाँ पे अभी गुप्त वंश का शासन है, ये लोग जब कमज़ोर होने लगे, तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वंशों की स्थापना होने लगी। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे आपको और कौन कौन से वंश पढ़ने हैं? तो एक मैत्रक वंश पढ़ना है, मौखरी वंश, गौड़ वंश और वर्धन वंश। ये वही वर्धन है, हर्षवर्धन वाला। इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानते भी हैं। ठीक है, जो हमारा 12वां टॉपिक है वो है दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास। अब देखिए, अभी तक तो ये जो पूरा कथा कहानी मैंने आपको बताया, ये उत्तर भारत में ये चीज़ें हो रही हैं, और ये सारी ही चीज़ें उत्तर भारत से ही ज़्यादातर इनका संबंध है। बौद्ध धर्म का भी आप देखेंगे कि पूरा का पूरा लगभग उत्तर भारत में ही सिमट कर रह गया, दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा ये गया नहीं। जैन धर्म भी कर्नाटक तक पहुंचा, उसके आगे नहीं गया।
तो उस टाइप से ये जो यहाँ तक है 11वें टॉपिक तक इनका संबंध मुख्यतः उत्तर भारत से है। लेकिन अब दक्षिण भारत में भी तो राजा महाराजा हो रहे होंगे, वहाँ भी तो कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही होंगी। तो हम फिर जो हमारा 12वां टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, 12वां चैप्टर जो पढ़ेंगे, वो हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के इतिहास को, या फिर इसको ऐसे बोले कि दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास। मतलब एक तो हम उत्तर भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, दूसरा दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास। दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होगा हमारा संगम काल। संगम काल में हमें 3 वंशों के बारे में पढ़ना होगा, चोल, चेर, पांड्य। फिर दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा इसी में, दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में ही, गुप्तोत्तर काल। इसमें 4 राजवंशों के बारे में पढ़ना होगा, पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल। इन 4 राजवंशों के बारे में पढ़ना होगा। मतलब दक्षिण भारत के इतिहास को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, संगम काल, गुप्तोत्तर काल। संगम काल में 3 वंश, गुप्तोत्तर काल में ये 4 वंश। ये चोल और चोल यहाँ पे दोनों जगह हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारा अंतिम चैप्टर होगा, मतलब जो हमारा 13वां चैप्टर होगा, वो होगा पूर्व मध्यकाल। मतलब अब यहाँ से आप देखेंगे कि मध्यकाल धीरे धीरे उसका सुगबुगाहट चालू हो जा रहा है और धीरे धीरे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने लगेंगी। तो इसमें हम कुछ वंशों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पाल वंश, सेन वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, सोलंकी वंश। ये ज़्यादातर राजपूत राजवंश हैं। तो ये हम पूर्व मध्यकाल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने मध्यकाल लगा दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको मध्यकाल में समझे। ये प्राचीन भारत के इतिहास में ही ये टॉपिक पढ़ना होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से चालू करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। अपना पहला टॉपिक चालू करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा और एक योजना आपके दिमाग में बन गई होगी कि हम प्राचीन भारत के इतिहास को, या मैं कहूँ कि पूरे इतिहास को कैसे पढ़ना है। तो 3 पार्ट में डिवाइड करके प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अब प्राचीन भारत को इस तरीके से हम डिवाइड करके पढ़ेंगे इतने 13 टॉपिक में। अब मुझे नहीं लगता, या मुझे क्या, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर प्राचीन भारत के इतिहास से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो ये जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा आपको, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई छोटा मोटा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो। तो इसके लिए आप बिल्कुल निसंदेह फिक्र एकदम छोड़ दीजिए कि इससे बाहर आपको कुछ भी आने वाला है। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ तो हम पढ़ें ही, कोई बुक भी पढ़ें, तो आप राम शरण शर्मा की एक बुक आती है, राम शरण शर्मा, इनकी एक बुक आती है प्राचीन भारत की इतिहास। तो इनकी बुक आप ले सकते हैं, बहुत ही शानदार किताब है, एनसीईआरटी पर बेस्ड है। तो इसको आप ले लें। अगर आप बुक, वैसे तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाऊँगा ही, आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं किसी बुक से भी पढ़ूँ, तो राम शरण शर्मा की एक छोटी सी बुक आती है, ज़्यादा मोटी भी नहीं होती, तो उसको आप ले सकते हैं और उससे आप अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी, आज का वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, एक और चीज़, ये जो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक, जो हमारा एनआरए एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से टेलीग्राम पे भी चैनल बना हुआ है, एनआरए एकेडमी। तो आप उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ से इन सारी चीज़ों की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, ज़रूरी सूचनाएँ मिलती रहेंगी, और जो भी आपके सवाल हैं वहाँ पर आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।